हेलो दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल श्री निधि एकेडमी आपका हार्दिक स्वागत करता है। मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज की वीडियो में हम केमिस्ट्री के तीसरे पार्ट कक्षा 10 में केमिस्ट्री के तीसरे पार्ट धातुएं एवं अधातुएं के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है अधिक क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। तो आइए बात करते हैं कि जो अधिक क्रियाशील धातुएं हैं उनका निष्कर्षण किस प्रकार करते हैं। तो सबसे पहले यह बात बता दें कि जो सक्रियता श्रेणी है, धातुओं की जो सक्रियता श्रेणी है, उसमें सबसे ऊपर की जो धातुएं हैं वो अधिक क्रियाशील हैं, बीच की जो धातुएं हैं वो मध्यम क्रियाशील हैं और जो नीचे की धातुएं हैं वे सबसे कम क्रियाशील है। सबसे कम क्रियाशील और मध्यम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण हम पहली वीडियो है उनमें बता चुके हैं और आज हम अधिक क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण के बारे में बात करेंगे। जो अधिक क्रियाशील धातुएं हैं जैसे कि सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, इसके अतिरिक्त और भी हैं। इनका जो निष्कर्षण होता है वो मध्यम क्रियाशील धातुओं और जो कम क्रियाशील धातु है उनकी तरह नहीं होता है कि जो कम क्रियाशील धातुएं हैं उनके ऑक्साइड प्राप्त कर लिए जाते हैं, उनसे धातु प्राप्त कर ली जाती है, और जो मध्यम क्रियाशील धातुएं हैं उनके पहले सल्फाइड से ऑक्साइड से धातु प्राप्त कर ली जाती है। वो आसान तरीके हैं, लेकिन इसमें ये सारी जो क्रियाएं हैं, सारे जो तरीके हैं फेल हो जाते हैं। इसलिए हमको यहां पर जो अधिक क्रियाशील धातुएं हैं उनका निष्कर्षण करने के लिए विद्युत अपघटन विधि का यूज किया जाता है। विद्युत अपघटन विधि का यूज किया जाता है। ठीक है, जो भी हमारा अयस्क है उसका विद्युत अपघटन करते हैं। समझेंगे क्या लिखा हुआ है इसमें। अधिक क्रियाशील धातुओं जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम आदि को विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा निष्कर्षित करके प्राप्त किया जाता है, क्योंकि पहले तरीके हमारे फेल हो जाते हैं। इन धातुओं को उनके गलित क्लोराइडों या ऑक्साइडों के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है। आगे लिखा हुआ है कि धातुएं कैथोड पर जाकर एकत्रित होती हैं तथा अधातुएं एनोड पर जाकर एकत्र होती हैं। ठीक है, अब इस बात को समझेंगे। जो धातुएं हैं वो कैथोड पे जाके एकत्रित होती हैं और जो अधातुएं हैं वो एनोड पे जाके एकत्रित हो जाती हैं। जो धातुएं हैं उन पर प्लस का आवेश होता है और जो अधातुएं हैं उन पर माइनस का आवेश होता है। ये बात ध्यान रखनी है कि जो धातु हैं उन पर धनावेश होता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखती हैं, और जो अधातुएं हैं उन पर माइनस का आवेश होता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखती हैं। ठीक है, अब एक बात आपने सुनी होगी कि जो प्लस की चीज है, प्लस का आवेश है, सदैव माइनस के आवेश की तरफ आकर्षित करता है, और जो माइनस का आवेश है वो सदैव प्लस के आवेश की तरफ आकर्षित होता है। तो जो धातु हैं उस पर प्लस है तो सदैव वो माइनस के आवेश की तरफ आकर्षित होगा, और जो अधातु है उस पर माइनस का आवेश है वो प्लस के आवेश की तरफ आकर्षित होता है। विद्युत अपघटनी विधि में प्लस का आवेश भी होता है और माइनस का आवेश भी होता है। धातु के साथ धातु का विद्युत अपघटन करने से पहले वो सेटअप होता है सेल का, उस पर एक तरफ प्लस का आवेश और एक तरफ माइनस का आवेश होता है, और जो माइनस का आवेश होता है उसको हम कैथोड कहते हैं। जो माइनस का आवेश होता है सेल में, ठीक है, कैथोड कहते हैं, और जिधर प्लस का आवेश होता है उस भाग को एनोड कहते हैं।
तो जो धातु है उस पे प्लस का आवेश है, इसलिए वो माइनस की तरफ आकर्षित होता है, माइनस पे जाके एकत्र होता है और माइनस को कैथोड कहते हैं। तो यहां लिखा हुआ है धातुएं कैथोड पर जाकर एकत्रित होती हैं और जो अधातुएं हैं वो एनोड पर जाकर एकत्र होती हैं। ठीक है, ये बात आपके समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, इतना आपको लिखना है यहां तक। ठीक है, और इसके जो एग्जाम्पल हैं वो अभी लिख देते हैं, देखेंगे उनको, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं, एग्जाम्पल्स को समझेंगे। सबसे पहले NaCl है जो कि हमें गलित अवस्था में प्राप्त होता है। ठीक है, इसमें जो सोडियम है वो अधिक क्रियाशील है, तो उसे प्राप्त करने के लिए हम इसका विद्युत अपघटन करते हैं और विद्युत अपघटन करने पर जो Na है वो धातु है प्लस की, तो वो माइनस पर मतलब कैथोड पे प्राप्त होती है। जो धातु है Na वो कैथोड पे प्राप्त होती है और जो Cl है, जो कि Cl है वो आपका एनोड पे प्राप्त होता है क्योंकि Cl पे माइनस होता है। अब इस बात को समझेंगे कि समीकरण ये क्या है, क्या लिखा हुआ। एक को समझ गए तो बाकी को बताने की अवस्था है नहीं, आप अपने आप समझ जाओगे। जो NaCl है जब उसका विद्युत अपघटन करते हैं हम तो Na तो प्लस प्राप्त होता है, Na तो प्लस प्राप्त होता है और Cl माइनस प्राप्त होता है। जब ये अलग अलग होते हैं तो Na पर प्लस होता है और Cl पे माइनस होता है। Na बता देता है कि मेरे ऊपर प्लस है, इसका मतलब मैंने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है। Na कह रहा है कि मैंने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। विद्युत अपघटन विधि कहती है कि अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लो उल्टा, तो एक इलेक्ट्रॉन इसने वापस ले लिया और वापस लेते ही इस पे से जो धनायन का चिन्ह है वो समाप्त हो जाता है क्योंकि इसने जो दिया था वो इसको वापस मिल गया। ठीक है, चलते हैं, क्लियर। आगे 2Cl माइनस, माइनस बता रहा है कि मैंने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है मैंने, 2 लगा हुआ है तो 2Cl ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हुए हैं। ठीक है, तो Cl से कहा गया कि अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, वापस दे दो, तो Cl ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, अपने में से निकाल दिए और ये Cl2 गैस के रूप में प्राप्त हो गई। यह धातु है और ये एकत्र हो जाती है हमारी एनोड पर और कैथोड पर धातु एकत्र हो जाती है और धातु को हम बिल्कुल निष्कर्ष है, मतलब निष्कर्षित है, शुद्ध है और इसको हम इकट्ठा कर लेते हैं। इसी प्रकार मैग्नीशियम क्लोराइड है तो धातु आपके कैथोड पर और अधातु आपके एनोड में प्राप्त हो जाती है। और इसी प्रकार आपका एल्यूमिना है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी कहते हैं इसको, और इसमें जो एल्यूमिनियम धातु है वो आपकी कैथोड पे प्राप्त होती है और जो ऑक्सीजन अधातु है वो आपकी एनोड पे प्राप्त होती है। एक समझा दिया है और बाकी को इसी के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए केवल इतना ही है। वीडियो को आपने अंत तक देखा इसके लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा ज्यादा इसको शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।